समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु इस विशेष बैच में आपका स्वागत है। अगले 3 महीने तक मैं आपसे जुड़ा रहने वाला हूं। परीक्षा 8 अप्रैल को है, गलती से मैंने उसे 17 अप्रैल बताया था। अगले 3 महीनों में आपको 2 प्रश्न पत्रों की तैयारी करनी है, एक हिंदी प्रश्न पत्र और दूसरा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र। पहले बता दो ये कितने घंटे का होगा, कितने प्रश्न आएंगे। 140 अंकों का होगा, 140 प्रश्न 2 घंटे की अवधि में करना है। हिंदी प्रश्न पत्र 60 अंकों का होगा, 1 घंटे की अवधि में करना है। इन दोनों प्रश्न पत्रों की विशेष तैयारी हेतु कुछ नोट्स और कुछ मार्गदर्शन सतत रूप से मेरी ओर से आपको उपलब्ध होते रहेंगे। एक बात का मैं वादा करता हूं कि अगले 3 महीनों तक आप वही करते जाएं जो मैं कहता हूं। दुनिया भर का नोट्स मटेरियल से कुछ नहीं होता है, वो तो मैं आपको लिख लिख के इतना भिजवा दूंगा फोटो कि आप उब जाएंगे पढ़ते पढ़ते, उससे कुछ विशेष हासिल नहीं होगा। कुछ किताबें, कुछ नोट्स, कुछ मेरा मार्गदर्शन अगले 3 महीनों तक फॉलो कर लीजिए पूरी तरह से। अगले 3 महीनों तक अगर आप जॉब करते हैं पहले से आप किसी जॉब में हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्राथमिक विद्यालय में या कहीं अन्य जॉब कर रहे होते हैं, कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं। अगर अगले 3 महीनों तक कम से कम 6 घंटे, और जिनके पास पूरा टाइम है, जिसको कहते हैं इफरात समय वाले 10 से 12 घंटे निकालेंगे। 3 महीने की बात है। 3 महीनों में आप मेरे साथ मेहनत कर लेंगे। जो लोग बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं पूरा समय, जिनका पढ़ाई के लिए है, उनका 10 से 12 घंटे, और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए 6 घंटे भी पर्याप्त होता है। क्यों? एक कहावत है ना कि चूहा और बिल्ली के रेस में ज्यादातर चूहा जीत जाता है, क्योंकि बिल्ली खाने के लिए दौड़ रही होती है और चूहा जान बचाने के लिए। इस बात का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो प्राइवेट जॉब करने वाला जब दूसरी जॉब ढूंढता है तो इसका मतलब कि वो अपने जॉब से संतुष्ट नहीं है, यानी छटपटा रहा है। तो यहाँ प्राइवेट जॉब करने वाले विशेष रूप से चूहा की भूमिका में होते हैं, जिन्हें अपनी जान बचानी है, जो उस वातावरण और माहौल से उब चुके हैं और सेवा शर्तों से उब चुके हैं। उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें कहीं ज्यादा उस सरकारी नौकरी का महत्व पता है। बिल्कुल जो अनएम्प्लॉयड है उन्हें उतना महत्व नहीं पता होता है जितना प्राइवेट जॉब या जॉब से असंतुष्ट रहने वालों को सरकारी नौकरी का महत्व पता होता है, खासकर सचिवालय की नौकरी का। सप्ताह में 5 दिन की जॉब है, सेवा शर्तें ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक क्या बहुत अच्छी हैं, अपनी केबिन मिलती है, और 5 दिन की जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी है, राजधानी की नौकरी है। क्या ख्याल है? अगले 3 महीनों की बात है। आपकी इन 3 महीने की अवधि की जो तैयारी है, इसमें मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या मैं लिख लिख के पढ़ाते जाऊं? असीमित, अनलिमिटेड, वो तो मैं यूट्यूब पे कर ही रहा हूं पब्लिकली, जो सबके सामने होता है वो वहां भी करूंगा, चलता रहेगा वो। यहाँ भी कुछ पढ़ाऊंगा जरूरत पड़ने पर, कुछ नोट्स भी दूंगा, लेकिन मेरी मुख्य भूमिका को यहाँ पे बतौर टीचर मत समझिएगा। यहाँ पे बतौर टीचर अगर मेरी भूमिका को आप स्वीकार कर लेंगे तो मजबूरन मुझे भी बतौर टीचर ही पेश होना पड़ेगा, फिर नुकसान हो जाएगा। 3 महीनों में इतना ज्यादा लिखवा दूंगा कि आपके लिए वो काम का नहीं रह जाएगा, जैसा कि बाकी कोचिंग संस्थान करते हैं। बाकी कोचिंग संस्थानों में क्या होता है, एक क्रैश कोर्स चला देंगे, एकदम सच बता रहा हूँ, एक क्रैश कोर्स चला देंगे। क्या करते हैं कि एक टीचर बैठा देंगे, उस टीचर की मंथली सैलरी होती है 10 से 12 हजार रुपए। वो टीचर क्या करता है कि नोट्स तो उनके पास अवेलेबल ही हैं, सैकड़ों बैच गुजार चुके हैं, तो क्या उनके पास नोट्स ही नहीं होगा? बैठ के नोट्स आपको लिखवाना शुरू करते हैं। सभी कोचिंग संस्थान में यही परिघटना देखी जाएगी, आप घूम के देख लीजिएगा। एक बात कह रहा हूँ, लेकिन वहां धोखा हो जाता है। एक टीचर बैठ के अनवरत नोट्स लिखवाएगा, अनवरत लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगता है। वो इतना तेजी से लिखवाता है ताकि स्टूडेंट को मौका ही नहीं मिले बोलने का कि सर थोड़ा धीरे लिखवाइए। जब तक वो बोलता है 2 लाइन छूट जाता है, और 4 लोग क्या कहेंगे वाला दबाव, क्योंकि आप अकेले तो बैठे नहीं हैं, सैकड़ों छात्र हैं, ये लोग नहीं हैं, आप ही हैं। आप ही को ज्यादा परेशानी हो रही है। इस तरह के एक सामाजिक दबाव बना दिया जाता है।
ताकि आप अपनी परेशानी बता नहीं पाएंगे। इससे बेहतर है कि दुनिया भर का नोट्स लिखवाने के बजाय आपके पास काफ़ी कुछ अवेलेबल है और कुछ मैंने दिया है यूट्यूब के माध्यम से, उनका सदुपयोग करने का समय है ये 3 महीना। ये 3 महीना अंधाधुंध भागने का समय नहीं है, सोच सोच कर कदम आगे बढ़ाने का समय है। मेहनत तो होगा ही, मेहनत तो करना ही है आपको, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी मेहनत से, लेकिन सोच कर समझ कर और इस काम में मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूंगा, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि 8 अप्रैल की परीक्षा का जब प्रीलिम का रिजल्ट आए तो आपका अनुभव मैं सबके सामने पब्लिक करूं वीडियो के माध्यम से। जितने भी लोग पास होंगे उन सभी से मैं वीडियो मंगाऊंगा और चैनल पर डालना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि सब लोग जाने कि नहीं इस मार्गदर्शन से आपको कितना लाभ मिला। अब आइए प्रश्न पत्रों की बात करते हैं, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ठीक है, हिंदी प्रश्न पत्र पर आते हैं। सबसे पहले 60 अंक 1 घंटा है, 1 घंटे में 60 अंक करने हैं। मात्रा उत्तरा नहीं लिखना है, 4 विकल्प होंगे, चारों विकल्पों में से एक चुनना है। ठीक है, जैसे अनुज का विलोम बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुज का विलोम है? 4 शब्द दे दिए जाएंगे। या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिन का विलोम है या रात का विलोम है? इस तरह करके 4 शब्द होंगे, चारों में से एक शब्द को टिक करना है। सबसे मुश्किल होता है इसमें विशेष विशेषण और वर्तनी शुद्धि में। विशेष विशेषण में लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, उसके बाद वर्तनी शुद्धि में सबसे ज्यादा गलत होता है, साथ ही वाक्य शुद्धि में भी खूब गलत होता है। विलोम में गलती कम होती है क्योंकि विलोम लोग रट जाते हैं, उसमें मात्रा उत्तरा का कोई दिक्कत होता नहीं, रट लेना है ढंग से। तो मेरे कहने का अर्थ है कि 6 टॉपिक हैं, विलोम, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि एक ही टॉपिक में आ जाता है, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के एक शब्द, पर्यायवाची, विशेष और विशेषण। हिंदी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, आपको कोई भी किताब नहीं खरीदना मार्केट से। मार्केट से अगर आप किताब खरीदेंगे तो पढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि जब मैं खुद कह रहा हूं कि मैं आपको संपूर्ण नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, तो मार्केट में जाएंगे, मार्केट की कोई भी किताब पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, कुछ न कुछ गलतियां मिल ही जाती हैं, या एक ही शब्द के कई विलोम शब्द होते हैं, दिक्कत ये हो जाती है। मैं भी उससे आपको परिचित कराऊंगा, लेकिन मैं क्रमशः सब कुछ करवाऊंगा, एक ही साथ नहीं, धीरे धीरे आराम से। 3 महीने का समय है, 3 महीने का समय हिंदी के लिए बहुत पर्याप्त है। ठीक है, कैसे करूंगा? अभी हिंदी की ही बात कर रहा हूं। 200 अंकों में से 60 अंक की हिंदी। पहले हिंदी का महत्व से परिचय करा दो कि हिंदी कैसे अपना महत्व अदा करती है। हिंदी को लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन इसी तरह से हल्के में लेने से बेड़ा गर्क हो जाता है। हिंदी को हल्के में नहीं लेना है। हिंदी में 50 पाके खुश होने वालों में शामिल मत होइए। हिंदी आसान तो है, इसीलिए लोग हल्के में लेते हैं और इसीलिए झटका भी लगता है। झटका अगर नहीं लगने देना है, अपनी जीएस की कमियों को भी आप हिंदी से ढक सकते हैं। जीएस में जो कमियां विद्यमान हैं उनको हिंदी से पूरा कर दीजिए। या तो आप 48 नेगेटिव मार्किंग के इस जमाने में मैं बता रहा हूं, आपको सच्चाई बता रहा हूं, अभी तक सच्चाई पब्लिक नहीं किया हूं। सच्चाई ये है कि 60 अंकों यानी 60 प्रश्न, प्रत्येक से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है। 60 प्रश्नों में से नेगेटिव मार्किंग में मुझे तो ये लगता है कि अगर आप 45 पे भी आके ठहर जाएं तो बुरी बात नहीं होगी। अपने स्तर पे पढ़ाई करके 60 में से 45 पे भी अगर आप आके ठहर जाएं, क्योंकि जो आप गलत करेंगे ना, मान लेते हैं आपने 50 किया सही और 10 गलत कर दिया, यह हाथ है, मानता नहीं है, बिना टिक के नहीं मानता है। पहले तो नियंत्रण भी करना होगा, वो नियंत्रण भी सिखाऊंगा कि अगर नहीं आ रहा है तो रुक जाओ जाने दो, खत्म करो कहानी, भूल जाओ उसे। ये भी एक कला होती है, भूल जाना और छोड़ देना भी, लेट्स लीव इट। छोड़ देना भी एक बहुत बड़ी कला होती है, जो सबके बस की बात नहीं होती, इसके लिए बड़ा नियंत्रण चाहिए। अगर गलत होने की संभावना है, जाने दो, क्योंकि अगर आपको 45 सही आ रहे थे, होता क्या था कि सही तो 45 ही आते थे पहले भी, लेकिन शेष 15 जो सही सही नहीं आते थे, अंदाजा टिक करके 5 सही हो जाते थे 15 में से। देखिए आते थे करेक्ट, 60 में से आते थे पहले लोगों को, कितने सही आते थे? 45 सही आते थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो शेष बचे 15, उन 15 पे भी टिक मार दिया कुछ न कुछ,
कुछ नकल मार के, कुछ अपने से, कुछ याद करके कि शायद यही होगा, इस तरह से मार दिया, तो हो जाते थे लोगों के 50, कभी कभी 52 भी। लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग है। अब आपको 45 अगर सही आ रहा है और शेष बचा 15, आप अपने हाथ को काबू में नहीं रख सके, खुजली मच गई, कर दिया कि मुझे लग रहा है कि यही होगा। बाहर निकलिए, तो जब एग्जाम हॉल से लोग बाहर निकलते हैं तो क्या कहते हैं? एग्जाम हॉल से जब एग्जाम देके लोग बाहर निकलते हैं तो क्या कहते हैं? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि यही सही है, यही होना चाहिए। इंसान को हमेशा लगता है कि वो जो सोचता है वही सही है, और ये सबको ऐसा लगता है। और इसी चक्कर में लौटते समय जब लोग ट्रेन पकड़ के लौटते हैं तो झगड़ा करते हुए लौटते हैं कि मुझे लग रहा है कि यही सही है। सामने वाला कहता है मुझे लग रहा है कि ये सही है। देखो भाई, लग रहा है का कोई अस्तित्व तो नहीं होता है। महावीर स्वामी ने कहा है सत्य 7 प्रकार का होता है। सत्य कितने प्रकार का है? 7 प्रकार का। इसी को उन्होंने स्यादवाद कहा है। तो महावीर स्वामी के हिसाब से तो सत्य कुछ है ही नहीं पहले तो। लेकिन हम उस सत्य की तरफ नहीं जाएंगे, आध्यात्मिक सत्य की तरफ नहीं जाएंगे, भौतिक सत्य की तरफ देखते हैं। भौतिक सत्य यह है कि उन चारों विकल्पों में से एक सत्य होता है, लेकिन हम कैसे मान लें कि हमें जो लग रहा है वही सही है? हम कैसे मान लें? एक तरीका तो है कि पढ़ के गए हैं, रट के गए हैं, पता है कि अरे तो 10 दिन से रट रहा हूं, 3 महीने से, कि दिन का उल्टा रात होता है, इसमें पूर्वानुमान वाली बात नहीं है, सही मार दिया, ठीक है, हो गया। वो था 45 आपको सही आएंगे। पता नहीं कौन बार बार कॉल कर रहा है, एक मिनट। कहीं आप ही लोग तो नहीं कॉल कर रहे हैं? ऐसा भी होता है। हाँ, तो एक होता है कि हम हिंदी की बात कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ बकवास नहीं है, समझने का प्रयास करिएगा कि 45 तो सही आएंगे जो रट घोट के हो जाते हैं। 15 जो नहीं आते हैं उसमें ये लगना कि मुझे लग रहा है कि ये सही है, इस बार अब नहीं चलेगा। जो आपको लगेगा वो सही है, समझ लीजिए कि आप खाई की तरफ जा रहे हैं, ये सोचना एकदम छोड़ दीजिएगा। 15 आपने छोड़ दिया और आपको आते थे सही 45, आपको कितने मिले? 45। अब आपका साथी आपसे ज्यादा तेज है, उसे 47 आते थे सही। आपके साथी को जो आपसे ज्यादा तेज है उसको 47 आ रहे हैं सही, उसने 47 सही किया, लेकिन 13 उससे सही नहीं आ रहे हैं। उसने क्या किया कि मुझे लग रहा है कि यही होगा, इस आधार पर उसने उन 13 को भी हल कर डाला। 47 सही और 13 में से उसके सही हुए 2, घटेगा कितना? 1/3, यानी 3 सवाल अगर आप गलत करते हैं तो आपका एक जो सही था वो खत्म हो जाता है। यानी 3 गलत सवाल और 1 सही सवाल कट पीट के बराबर। अब 13 में से उसने 2 सही किए, तो 3 चौका 12 होता है, ठीक है। हम मान लें 13 गलत सवाल को हम 12 मान लेते हैं, 3 चौका कितना होता है? 12। उसके 4 सही सवाल घट जाएंगे, यानी कहाँ वो 45 भी सही कर सकता था, लेकिन अब उसके घटकर कितने हो जाएंगे? 43। और एक बात और बता दूं, निगेटिव मार्किंग के इस जमाने में, इस युग में, अगर आप गलती से 45 से खिसक कर 43 आ गए, क्योंकि आप 45 पे टिक सकते थे, 45 पे आप रुक सकते थे, लेकिन आपने कुछ नादानियों के चलते 43 पे आ गए, 2 अंक यहाँ घटा दिए। इस बेवकूफ़ी से अगर 2 अंक हिंदी में घटेंगे, सॉरी 2 प्रश्न हिंदी में घटेंगे 45 से 43, तो जीएस में कितने घटेंगे इस बेवकूफ़ी से? 5। इस बेवकूफ़ी से कोई भी हो, मैं भी कर सकता हूँ बेवकूफ़ी, किसी से भी हो सकता है, नादानी, गलती, समझाने पे भी अगर हो तो बेवकूफ़ी को तो किया जाएगा। समझाने के बाद ये चीज़ नहीं हो, समझाने पे अगर आप ऐसा करेंगे तो इसे बेवकूफ़ी का दर्जा दिया जाएगा। एक होता है जो जानता ही नहीं कुछ, उसे हम कहते हैं अनजाने में कर दिया, लेकिन आपको समझाया जा रहा है कि ऐसा मत करिएगा। अगर आप इस विधि से यहाँ पे 4 पीछे जाएंगे, 4 प्रश्न, सॉरी 2 प्रश्न पीछे चले गए, तो इस नादानी से आप यहाँ पे 5 से 6 प्रश्न पीछे जाएंगे, कुल मिलाकर 5 2 7 प्रश्न पीछे चले गए। इसीलिए लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरा 140 सही होना चाहिए था, पता नहीं कैसे घट के मैं 133 पे आ गया। वही 7 प्रश्न,
5 2 7, 5 यहाँ पे खिसक गए नेगेटिव मार्किंग की वजह से और 2 यहाँ खिसक गए। वो 7 प्रश्न नीचे खिसकना बहुत गर्त में ले जाता है। वही छोटी छोटी सावधानियां प्यारी सबकी लमसम एक समान होती है। सभी वही मार्केट से किताबें खरीदते हैं, नोट्स खरीदते हैं, पढ़ लेते हैं। कोई फेल होता है, कोई पास हो जाता है, कोई मेंस लिख रहा है। यानी अंतर कहाँ आया? पढ़ने में नहीं। मैंने पहले ही कहा था मेरे यहाँ वही आएगा जो पहले से पढ़ रहा हो। बिल्कुल नादान व्यक्ति मेरे बैच में नहीं आना चाहिए और नहीं आया है, ये मेरा विश्वास है। तो पहले से जो प्लान बनाता है, जो फूंक फूंक कर चलता है, जिसके पास एक स्ट्रेटजी होती है, उसकी वो जो संवेदनशीलता है वो उसे एग्जाम पास करा देती है। संवेदनशीलता नहीं होने की स्थिति में इंसान वही 7 प्रश्न लटक के पीछे चला जाता है और अपने पार्टनर्स कहता है पता नहीं किस में 7 प्रश्न तुमसे कम आ गया, मैं तो तुमसे ज्यादा पढ़ता था सवेरे उठ के, तुम तो सोए रहते थे 8 बजे तक, मैं तो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ता था। ज्यादा पढ़ने से नहीं होता है, प्लान बनाने से होता है। प्लान पे अमल करने से, कुछ प्लान बनाना और उन योजना पर अमल करना, ये बहुत बड़ी ताकत होती है। प्लान बनाकर उस पर पूरी तरह अमल करने से दुनिया भी जीती जा सकती है, इतना ताकत होता है प्लान यानी योजना, और योजना पर प्रतिबद्धता पूर्वक अमल करना। अब बात करते हैं हिंदी का अलग अलग टॉपिक्स की। इस पे 3-4 बातें आपसे आज कहना चाहूंगा। इन 6 टॉपिक्स पे नोट्स आपको मिल जाएंगे, टाइप किए हुए नोट्स आपको मिल जाएंगे। शुरुआत विलोम से होगी, फिर वर्तनी वाक्य शुद्धि से होगी, फिर तत्सम तद्भव, यही क्रम रहेगा। विशेष विशेषण में जानबूझ के लास्ट में पढ़ाऊंगा ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपको ये याद रहे और तरीका पता रहे। अभी पढ़ा के खत्म करूंगा, गच्चा खा जाएंगे, हो सकता है छूट जाए, हो सकता है फिर रिपीट न कर पाए। तो मेरे पढ़ाने का क्रम भी यही रहेगा। रेडी? और इनमें से प्रत्येक खत्म करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ये नहीं कि इन 6 के नोट्स थोड़ा थोड़ा आपको भेजना शुरू कर दूं, ये बेवकूफी मुझसे नहीं होगी। जिस दिन मुझे लगेगा कि विलोम आपका तैयार हो गया है, फिर मैं आऊंगा वर्तनी और वाक्य शुद्धि पे। सहमत है? आपको सहमत होना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। सबसे पहले विलोम खत्म करवाऊंगा, विलोम का पूरा नोट्स, उसके बाद वर्तनी और वाक्य शुद्धि का पूरा नोट्स, उसके बाद तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के एक शब्द, पर्यायवाची, विशेष विशेषण के पूरे नोट्स बारी बारी। नोट्स के 2 से 3 चरण होंगे। नोट्स का पहला हिस्सा होगा सभी शब्दों, भाई कितने होते हैं? अ आ ई, कुछ शब्द अ से होते हैं, कुछ आ से, कुछ ई से, कुछ ई से, कुछ ऊ से, कुछ ऊ से, कुछ ओ से, कुछ औ से, फिर क से, ख से, ग से, घ से। यानी प्रत्येक जो वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ण से जितने शब्द बनते हैं और जितने विलोम हो सकते हैं, वो सभी मैं आपको विलोम में अवेलेबल कराऊंगा। इसी तरह सबका होगा। तो पहले क्रमशः होगा, यानी पहले क वाले विलोम दे दूंगा, तब ख वाले दूंगा, फिर ग वाले दूंगा। ऐसा नहीं कि रोज रोज जाएगा, हफ्ते में 2 दिन मेरी तरफ से नोट्स जाएंगे आपको। कितने दिन? सप्ताह में 2 दिन, हिंदी की बात कर रहा हूं। और उम्मीद है कि 3 से 4 बार में विलोम खत्म हो जाएगा। 3 से 4 बार में एक स्तर तो होगा कि सभी वर्णों के शब्द, जैसे क एक वर्ण है, ख एक वर्ण है, सभी वर्णों से जितने शब्द बनते हैं उन सबके विलोम आपको दे दूं। दूसरा स्तर पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, न केवल समीक्षा अधिकारी बल्कि लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी में जितने भी विलोम शब्द पूछे गए हैं, फिर वो सभी, उससे एक तरह से रिपीटिशन भी हो जाएगा और पिछले वर्षों का रिपीट हुआ तो खटाक से आप कर भी देंगे। फिर कुछ होते हैं समानान, एक समान जैसे दिखने वाले, मैं आपको बता रहा हूं कितना कंफ्यूजन होता है एक समान दिखने वाले। वो क्या होता है कि इंसान इतना उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि उसे उबर नहीं पाता है, उसको रटना पड़ता है। एक समान दिखता है, बता रहा हूं आपको अभी। जैसे तीव्र विलोम की बात कर रहा हूं, एक समान दिखने वाले जो शब्द होते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली ये इसका विलोम नहीं था, ये तो उसका विलोम था। जैसे तीव्र का मंद, मंद का तीव्र नहीं होगा। यही मिलते जुलते जो होते हैं, तीव्र का मंद, मंद का त्वरित, ठीक है। तीक्ष्ण का कुंद या मंद दोनों होता है। तीक्ष्ण का कुंद भी होता है और मंद भी होता है। प्रखर का भी मंद होता है। द्रुत का
द्रुत का मंद नहीं होता है, मंथर होता है। स्पीड होती है ना, चाल, द्रुत, द्रुत का मंथर होता है। इसी तरह तीक्ष्ण का कुंद होता है, पैना का धोथरा। सब मिलते जुलते नहीं है, आपको नहीं लग रहा कि सब एक दूसरे से कहीं कहीं मिल रहे हैं? इनको, इनकी लिस्टिंग में एक साथ कर दूंगा, ऐसे शब्दों की लिस्टिंग एक साथ करके आपको भेज दिया करूंगा, रट लो ताकि आए तो गड़बड़ी ना हो। इसी तरह जैसे महान का अधम भी होता है, तुच्छ भी होता है। महान का अधम भी, तुच्छ भी। अधम का महान नहीं होगा, अधम का उत्तम होता है, उत्तम का अधम, तुच्छ का महान, तुच्छ का महान। इस तरह से जैसे और बहुत है, जैसे रचना, रचना का ध्वंस, ध्वंस का विलोम, ध्वंस का निर्माण। रचना का ध्वंस, ध्वंस का निर्माण, निर्माण का विनाश। आप अगर नहीं पता है तो आप निर्माण का ध्वंस कर देंगे, नहीं, ध्वंस का निर्माण होता है, लेकिन निर्माण का उल्टा ध्वंस नहीं होता है। ध्वंस का उल्टा विलोम निर्माण, और निर्माण का विनाश। सृष्टि का, लोग सृष्टि का भी विनाश करके चले आते हैं। प्रश्न है सृष्टि का सही विलोम क्या है? आपसे विकल्प दे दिया जाएगा, संहरण, विनाश, प्रलय। मैंने 3 विकल्प दिए केवल। सृष्टि का विलोम बताइए, 3 विकल्प मैंने दिए, संहरण, प्रलय, विनाश। सृष्टि का विलोम, संहरण, प्रलय, विनाश, इन तीनों में से कौन सा सही बताइए? मन में कुछ गेस कर लीजिए, हमको लिख के दिखाना नहीं है, मन में गेस करिए। गेस कर लिया? अब मैं बताता हूं। सृष्टि का प्रलय होता है, सृजन का संहरण होता है, और उत्पत्ति का विनाश होता है। सृष्टि का विनाश नहीं होता है। मतलब सब जो मिलते जुलते शब्द हैं वहां बड़े धोखे हो जाते हैं। आमतौर पे हम क्या है कि किताबों में लिस्ट दी हुई ढेर सारे विलोम सब रट के चले गए, लेकिन जो धोखेबाजी वाले शब्द होते हैं जिनमें धोखा खा जाते हैं हम, उनकी अलग से तैयारी नहीं करते हैं। इसीलिए कर सकते थे 50 और करके आएंगे 43। स्पेशल तैयारी होनी चाहिए। इसी तरह जागरण का, जैसे मिलते जुलते शब्दों की बात कर रहा हूं, जागरण का निद्रा, और जागृत का सुप्त, जागृति का सुसुप्ति, है ना। इसी तरह और भी है, जैसे परितोष का विलोम दंड, दंड का पुरस्कार, पुरस्कार का तिरस्कार। फिर से बोल रहा हूं, सुनिए, पारितोष का दंड, दंड का पुरस्कार, पुरस्कार का तिरस्कार। उसी तरह वीर का कायर, वीरता का कायरता, कायर का शूरवीर। कायर का वीर नहीं होगा, कायर का क्या होगा? शूरवीर। शूर का भीरू, शूर का क्या होगा? भीरू। साहसी का भीरू। निर्भीक का डरपोक, निर्भीक का डरपोक। निर्भीक का भीरू नहीं होगा, निर्भीक का डरपोक। भयाक्रांत, भयशून्य। मनुज, धनुज, दानव, देव। खैर ये तो अलग हो गया। इसी तरह मनुष्य का पशु, मानव का दानव, मनुष्यता का पशुता, देवता का फिर से दानव। तो मेरा उद्देश्य था कि 3-4 स्टेज पे दूंगा विलोम। जैसे एक तो साधारण रूप से सभी वर्णों के विलोम, सभी वर्ण से जितने से क एक वर्ण है, क से जितने भी शब्द बन सकते हैं सभी विलोम। फिर दूसरा स्टेज होगा पिछले वर्षों में पूछे गए विलोम। तीसरा स्टेज होगा मिलते जुलते शब्द, जो अभी बता रहा था, मिलते जुलते शब्दों का सही विलोम। चौथा स्टेज होगा जो कठिन है, रटने में मुश्किल आती है, उनका विलोम। इन 4 स्तरों पर अगर आप तैयारी कर लेंगे तो यकीन मानिए विलोम से 10 प्रश्न आएंगे, और विलोम जैसे सरल खंड से 10 में से 10 सही होंगे, निगेटिव मार्किंग में भी। मेरा प्रयास है कि हिंदी में निगेटिव मार्किंग के दौर में भी हिंदी में आप 54 करके आइए, अगर मुझसे जुड़े हैं तो। बस मन में विश्वास रखिए, हिंदी में 54 कर लीजिए, क्योंकि जो साधारण तैयारी वाले होंगे उनका हिंदी में 43-44 पे जाएंगे। वो हिंदी में 43-44 मतलब फिर जीएस से कुछ नहीं कर पाएंगे, और जीएस थोड़ा सा कमजोर भी है, और हिंदी में 54 पाइए। नेगेटिव मार्किंग में सही कर रहा हूँ, 43-44 में लोग गिरेंगे, आप देख लीजिएगा, पूछिएगा। मैं चाहता हूँ हिंदी में ही क्यों ना 54 कर दिया जाए, इसी को कहते हैं सही स्ट्रेटजी। अब दूसरी स्ट्रेटजी क्या थी? सामान्य वाली, बैठ के पढ़े जा रहे हैं जीएस और पढ़े जा रहे हैं हिंदी। हिंदी के महत्व से आप पहले परिचित नहीं थे, मान लेते हैं, ऐसा हो सकता है परिचित हो,
लेकिन मान लेते हिंदी के महत्व से आप पहले परिचित नहीं थे, और अगर आप परिचित हो गए हैं हिंदी के महत्व से कि 43 की जगह 53 भी तो किया जा सकता है, बशर्ते तैयारी योजनाबद्ध और क्रमवार हो। ठीक है, तो हिंदी में मैं जो आपको देता जाऊं, बीच बीच में ऐसे क्लासेस रखूंगा, रटने के तरीके बताता रहूंगा, आप निश्चिंत रहिए। मेरी जिम्मेदारी है हिंदी 8 अप्रैल तक, मतलब 7 अप्रैल तक हिंदी मेरी जिम्मेदारी है। आप निश्चिंत रहिए, जो जो देता जाऊं करते जाइएगा हिंदी में। ठीक है, ठीक, बारी बारी आस्था रखिएगा, विश्वास रखिएगा, हिंदी छूटेगा नहीं, एक शब्द भी आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि हिंदी पे आपको सबसे कम मेहनत करनी है। मैंने कहा तो कि हफ्ते में 2 बार नोट्स आएंगे हिंदी के, इतना ही, यानी एक बार का नोट्स रटने के लिए 3 दिन मिलेंगे। इस हिसाब से भी चलिए तो 8 अप्रैल तक सब खत्म हो जाएगा, चिंता नहीं। हाँ, मैं सतर्क हूँ, अगर देखूंगा हफ्ते में 2 बार भेजने से स्लो पढ़ रहा है तो अगले 15-20 दिन बीतते बीतते इसकी स्पीड में और बढ़ा दूंगा, हफ्ते में 3 दिन कर दूंगा, 4 दिन कर दूंगा, मेरी मर्जी है। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। मैंने कहा था तभी आइएगा जब आप 140 में से 80 हल करने में समर्थ हो, मैं आपको 90 तक ले चलूंगा। लेकिन अब एक सत्य बता रहा हूं, जो सत्य में सबके सामने नहीं बोला पब्लिकली। सत्य क्या है? 140 प्रश्नों में से नेगेटिव मार्किंग के इस दौर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लड़के और लड़कियां, मतलब छात्र और छात्राएं, आदत तो होती है 150 में से 150 तुक्का मारने की, और 140 में से 140 मारते हैं। अभी तक तो आदत यही रही है, और आदत एक दिन में नहीं बदलती। वही मुझे लग रहा था कि ये सही है, मुझे ऐसा लगा कि यही सही है, लग गया, पता नहीं कैसे लग जाता है लोगों को, मैंने मान लिया। इस विधि से इस नेगेटिव मार्किंग में अगर करेंगे तो फिर मैं क्या, कोई भी नहीं बचा पाएगा। हालांकि समय समय पे मैं आपको और भी स्ट्रेटजीज बताता रहूंगा, लेकिन पहली स्ट्रेटजी क्या है? जो सवाल ना आए उसको छोड़ देना। अभी कहीं कॉपी में एक डायरी बना लीजिए, मेरे द्वारा कही गई बातों को उस डायरी में लिखते रहिए। एक डायरी बना लीजिए, उस डायरी को बना लेंगे, ज्यादा नहीं, एक एक लाइन में करके पॉइंट पॉइंट लिखते जाइए। जो मैं बता रहा हूँ सावधानियों पर चर्चा कर रहा हूँ। पहला सावधानी क्या है? चाहे हिंदी हो चाहे जीएस, जो नहीं आ रहा है उसे नहीं करना है। मान लेते हैं 140 प्रश्न आएंगे, आपको डायरेक्ट कितने आते हैं 140 में से? बशर्ते करंट भी आपने अच्छे से कवर किया है। अभी तो स्ट्रेटजी बनाएंगे, डोंट वरी, अभी बात कर रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग के जमाने में कुछ नई स्ट्रेटजी। तो आप 140 में आपको सही सही बिल्कुल जो एकदम सही सही आते हैं वो होते हैं 80। मैं 23 छात्रों की बात कर रहा हूँ, जो एकदम कंफर्म होता है कि यही है, वो होते हैं 75 से 80 कह सकते हैं। अब अगर आपकी उंगली मानी नहीं, बचे 60 पे आपने टिक मार दिया, और सही आ रहे थे आपके 80, और 60 पे आपने ऐसे ही टिक मार दिया, उस 60 में से भी मान लेते हैं कि आपने 10 सही कर दिए, 15 सही कर दिए, चलिए तो 80 और 15 कितने हो गए? 95। अब घटने की बारी है। 60 में से 15 आपने सही कर दिए थे, इसलिए हो गए 95। अब 45 जो गलत हुए हैं उनकी भरपाई करने का समय आ गया है। तो 45 अगर आप गलत करेंगे तो उनकी भरपाई करने पर आप कितना नीचे गिरेंगे उसका अंदाजा लगा लिए। और एक बात और बता दूं कि अगर 60 अंदाजा मारे हैं तो 15 सवाल सही कभी नहीं हुए आज तक। बहुत सही होते हैं, 6 या 7 सही निकलते हैं, 7 या 8 सही निकलते हैं, 8 या 9 सही निकलेंगे। ठीक है, इसलिए रिस्क से बचिए। और एक मानदंड में बना देता हूं आपके लिए, 140 में से आप कितने सवाल टच करने वाले हैं, मानदंड में बना दे रहा हूं। आप 140 में से 115 से अधिक टच मत करिएगा। अभी से ये भी डायरी में लिख लीजिए, 140 में से 115 से अधिक टच ही मत करिएगा। आपको अधिकतम सही या गलत जो भी टच करना है, कितना करना है? 115। और इस नियम को भूलना नहीं है, याद कर लीजिए। अब आइए आगे बात करते हैं। 30 प्रश्न मोटा मोटा मैं बना दिया हूं, अलग अलग वर्षों में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा यही रहेगा। 30 प्रश्न समसामयिकी, 30 प्रश्न भारत और विश्व का भूगोल, 25 प्रश्न भारतीय इतिहास, सामान्य विज्ञान 18, भारतीय अर्थव्यवस्था 10, कृषि प्रौद्योगिकी 5, पर्यावरण और जनसंख्या मिलाकर 10। हालांकि इस बार अपर पीसेस का पर्यावरण से लगभग 15-16 सवाल आ गए थे, पर्यावरण से 15-16। और अच्छी बात यह है कि पर्यावरण का मेरे पास पूरा एकदम कंप्लीट बेहतर नोट्स है किसी भी बुक की तुलना में, वो मैं आपको पूरा भेज दूंगा, अभी बताऊंगा।
क्रमवार बताऊंगा। पर्यावरण से 20 सवाल भी आ जाएंगे इस बार। हाँ, एक बार और मैंने नोटिस किया है कि समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पर्यावरण के सवालों पर बल दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो पर्यावरण के सवाल आपसे गलत नहीं होंगे, मैं अपने नोट्स भेज दूंगा, उसमें समझाने जैसी कोई बात नहीं है, मैं नोट्स भेज दूंगा, रट लीजिएगा उसे, ठीक है। इतना आप समर्थ हैं, किताब पढ़ सकते हैं तो नोट्स को भी पढ़ के रट सकते हैं, ठीक है। तो कृषि प्रौद्योगिकी से 5, पर्यावरण जनसंख्या 10, भारतीय संविधान से ज्यादा नहीं। ऐसे जब 150 सवाल पूछे जाते हैं सामान्य रूप से, सामान्य अध्ययन में 150, तब भी इससे 7-8 प्रश्न आते हैं, मुश्किल से 8 या 9। तो 140 में से 6 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। उत्तर प्रदेश आधारित प्रश्न 2013 में, वो 2013 की समीक्षा अधिकारी की बात कर रहा हूं, भूगोल से 55 आ गए थे और उत्तर प्रदेश स्पेशल से केवल 2 आए थे। कटौती कहाँ कहाँ होती है मैं बता दूं, सवालों में कटौती कहाँ होती है। सवालों में कटौती होती है कभी कभी उत्तर प्रदेश से केवल 2 ही 3 पूछ लिए जाते हैं, वहां कटौती हो जाती है। दूसरा कटौती कहाँ होती है, भूगोल से कभी 50 पूछे जाते हैं और कभी 25 ही पूछे जाते हैं। इसी तरह वेरिएशन आ जाते हैं कभी कभी। विज्ञान में कटौती नहीं होती, बढ़ोतरी नहीं होती। आमतौर पर मैंने देखा है कि 15 से 20 के बीच में घूमता है साइंस। कितना? 15 से 20 के बीच में। एक चीज और, विज्ञान के 2 खंड होते हैं, एक तो सामान्य विज्ञान और दूसरा समसामयिकी प्रौद्योगिकी वाला। करंट में होता है ना विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी आता है ना करंट में। तो अगर सामान्य विज्ञान से 18 आ रहे हैं तो आपके 4 से 5 तो हो जाएंगे करंट के सवाल, तो बचे कितने? 13 से 14 सामान्य विज्ञान से आ जाएंगे। तो ये सवालों, अलग अलग विषयों से पूछे जाने वाले सवालों, प्रश्नों की संख्या की लिस्ट है, इसे भी डायरी में लिख लीजिए। और फिर जैसे ही आप डायरी में लिखेंगे तो निष्कर्ष निकालेंगे। वो निष्कर्ष क्या निकलता है कि आपको सबसे ज्यादा मेहनत किस खंड पे करना है, बोलिएगा मत, यहाँ जो आप बता रहा हूं। सबसे ज्यादा मेहनत आपको समसामयिकी, भूगोल, इतिहास, विज्ञान पे करना है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि सबसे ज्यादा मेहनत आपको इन 4 खंडों पे करना है, सामान्य अध्ययन के ये 4 खंड। और दूसरा निष्कर्ष क्या निकला कि इन्हें पूरा किए बिना इधर टहल रहे हैं अगर आप, एक होता है ना तफरी करना, तफरी करना अध्ययन में भी होता है कि चलो ये मन नहीं लग रहा है, हमारे पर्यावरण पढ़ने लगे। ऐसा मत करिए, पर्यावरण मन नहीं लगने लगा, चलो उत्तर प्रदेश खोल के बैठ गए। अरे 3 महीने में ये सब नहीं चलेगा। 3 महीने में पूरा किया है तो खत्म करके ही इसे मानूंगा, और समयबद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि अगले 3 महीने यही पढ़ते रह गए तो फिर ये छूट जाएगा। इसे पढ़ना है, ये प्रण कर लिया, लेकिन इसे खत्म करने के बाद फिर निष्कर्ष क्या निकला कि जब हम इसे खत्म करने के बाद ये पढ़ना है, इसे खत्म करने के बाद ये पढ़ना है, तो इसे 3 महीने में नहीं पढ़ना है, इन चारों को अगले 1.5 महीने में खत्म कर देना है। और आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं ना, अगले 1.5 महीने में आप इसे खत्म कर सकते हैं। समसामयिकी को छोड़ दीजिए, समसामयिकी तो आपका चलेगा 20 मार्च तक। समसामयिकी को 20 मार्च 25 मार्च तक ले चलिए। क्यों? क्योंकि 20 मार्च तक की खबरें पूछी जा सकती हैं। समसामयिकी में 20 मार्च तक की खबरें आपसे पूछी जाएंगी, एक मोटा मोटा मान लेते हैं, तो ये तो चलता रहेगा आपका। लेकिन अगले 1.5 महीनों में इन तीनों को खत्म करना है, 1 2 3, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय इतिहास, सामान्य विज्ञान। हम पहले इसी पर बात कर रहे हैं। इन चारों को मिलाकर कितने प्रश्न हो रहे हैं? 30, 30, 60, अगर इसे 30 मानते तो 90, लेकिन अब 85 पे आ गया, 25 है ना, तो 85, 10, 95 और 8, 103। ये चारों मिला के 140 में से कितना हो गए? 103। सोचिए सोचिए इस बात को, 140 में से इन चारों को मिलाकर हो रहा है 103। और आप देख लीजिएगा 100 से नीचे तो संभव ही नहीं है। आपके एग्जाम में जब आप प्रश्न पत्र खोलेंगे तो 100 प्रश्न मिनिमम, मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूं 103। मैंने क्या निष्कर्ष निकाला कि 103 आने चाहिए इन चारों खंडों से, लेकिन कम भी हुआ तो 100 से कम नहीं आएगा। डायरेक्ट लिखते रहिए इन सब बातों को, बड़ा काम देगा आगे स्ट्रेटजी बनाने में। आप खुद भी बनाने लगेंगे, कह रही आपसे बेहतर स्ट्रेटजी तो मैं खुद बना ले रहा हूं।
नई बातें, जब कुछ बातें होती हैं तो उन बातों से कुछ नई बातें निकलती ही निकलती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, सोचते रहते हैं। इन चारों पर अमल करिए। कितने दिनों में? 1.5 महीने में। आज से 1.5 महीने बाद कौन सी तारीख है? आज है 9 तारीख है, इसे मोटा मोटा 10 तारीख मान लेते हैं कल से। 10 जनवरी से 1.5 महीना कब होता है? 10 फरवरी 1 महीना, 15 दिन और ले लीजिए, 25 फरवरी। क्या ख्याल है? 25 फरवरी। पच्चीस फरवरी तक भारत और विश्व का भूगोल पूरा, भारतीय इतिहास पूरा, सामान्य विज्ञान पूरा, समसामयिकी 25 फरवरी तक जितना हुआ रहे। अब 25 फरवरी तक 26 फरवरी की घटना तो नहीं पढ़ लेंगे ना, 25 फरवरी तक 25 ही फरवरी का पढ़ेंगे ना, तो ये तो चलता रहेगा। इसका मतलब ये चारों खंड 25 फरवरी तक पूरे हो जाने चाहिए, 1.5 महीना। क्यों? बाकी 1.5 महीना क्या करना है? ये तो है ही, इसमें खास हिस्सों का रिवीजन भी रहेगा 1.5 महीनों में। हिंदी भी तो साथ साथ रह रही है। हिंदी में डोंट वरी, आप सभी मेहनत करेंगे तो हिंदी तो यार डेली आप लोग 1-2 घंटा भी पढ़ लेंगे ना, तो 8 अप्रैल तक एकदम कंठस्थ हो जाएगा। हिंदी का टेंशन मत लीजिएगा। हिंदी का सप्ताह में एक प्रश्न पत्र आपके सामने उपस्थित रहेगा, उस प्रश्न पत्र को हल करके अपना परफॉर्मेंस मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर की आपको दे दिया करूँ। हिंदी में हर हफ्ते एक प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, जिसमें अधिक से अधिक 50 प्रश्न रहेंगे, या कम से कम 40 से 50 प्रश्नों का एक पेपर आपके सामने उपस्थित होगा हर हफ्ते। उसे हल करके ईमानदारी से आपने कितने प्रश्न सही किए बता दीजिएगा। कहाँ बताना है सब बताऊंगा, डोंट वरी। तो इसका तो हर हफ्ते एक प्रश्न पत्र रहेगा, इसका भी हर सप्ताह में एक प्रश्न पत्र रहेगा। एवरी वीक इसमें एक प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, जिसमें 100 प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है। शुरू में 25 फरवरी तक हर हफ्ते जो पेपर आपको मिलेगा, जीएस का प्रश्न पत्र मैं दूंगा 25 फरवरी तक। उसमें केवल यही 4 खंड शामिल होंगे, भारत और विश्व का भूगोल, इतिहास, सामान्य विज्ञान। क्योंकि 25 फरवरी तक आप केवल ये पढ़ेंगे, इसलिए 25 फरवरी तक आपको इन्हीं से संबंधित प्रश्न भेजे जाएंगे। हर हफ्ते लगभग 100 सवाल रहेंगे। आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे। सवाल है कि ये 100 सवाल कहाँ से आएंगे, किस अध्याय से? डोंट वरी, वो भी मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ सब कुछ, लेकिन अभी मैं इन्हीं पर बात करूंगा। इस 25 फरवरी तक एक खंड लेकिन मैं और लेना चाहूंगा, समय कम है और मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। पर्यावरण और जनसंख्या, इसे भी शामिल कर लेते हैं। 25 फरवरी तक पर्यावरण और जनसंख्या। मैं पर्यावरण का भी, पर्यावरण में 2 हिस्से हैं ना, पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र और जनगणना। मैं पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र और जनगणना का पूरा नोट्स आपको अगले हफ्ता 10 दिन के भीतर अवेलेबल करा दूंगा। हफ्ता 10 दिन लेंगे, पहले करवा दूंगा, डोंट वरी। इसके नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा। उसमें जो सूचनाएं आपको दी गई हैं, जो लिखा गया है, कभी कभी हमको अपने से लिख के पढ़ने में ज़्यादा याद होता है, तो जो नोट्स मैं आपको दूंगा उसको आप लिख के पढ़ेंगे। अपनी एक कॉपी बना लीजिए, जो भी नोट्स मैं आपको, चाहे हिंदी में एक अलग कॉपी बनाइए, हिंदी में एक अलग कॉपी, पर्यावरण जनसंख्या की एक अलग कॉपी, चाहे 6 कॉपियाँ खरीद लीजिए। पर्यावरण जनसंख्या के जो नोट्स मैं दूंगा, अगर उसे आप पढ़ लेंगे तो पर्यावरण से अगर 10 सवाल भी अगर झटके से पूछ लिए जाते हैं, या 15 सवाल भी झटके से पूछ लिए जाते हैं, तो आप 15 में से 13 सही करेंगे, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। इसी बार अपर पीसीएस में पर्यावरण से जितने सवाल आए थे, वो मेरे नोट से केवल 2 पन्ने से लिए गए थे। मैंने जो नोट्स बनाया है पर्यावरण का, उसके केवल 2 पन्ने से 10 प्रश्न उठाए गए थे अपर पीसीएस में। मुझे देखकर बड़ा अजीब लगा, बड़ा पछतावा भी हुआ कि मैंने अपने छात्र छात्राओं को ये नोट्स क्लास अवेलेबल करा दिया होता पहले। अगर अवेलेबल करा दिया होता तो कितने प्रश्न सही होते। आज अधिकतर लोगों ने प्रश्न गलत किए थे, मैंने देखे, बहुत अफसोस हुआ था। तो पर्यावरण के नोट्स चूंकि मेरे कारगर हैं, तो वो भी आपको भेज दूंगा। 25 फरवरी तक उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बचा समसामयिकी में क्या करें। पर्यावरण परिस्थिति तो हो गया, नोट्स अगले एक हफ्ते में चला जाएगा, 25 फरवरी तक उसे कर लेंगे। अब समसामयिकी की बात करते हैं कि ये 25 फरवरी तक खत्म कैसे होगा।
समसामयिकी की 30 प्रश्न लगभग आएंगे। आपके सामने मैं 3 विकल्प देता हूं। पहला एक आता है क्रॉनिकल समसामयिकी। क्रॉनिकल समसामयिकी पतली वाली आती है, 25 रुपए की मिलती है। एक तो आती है 60-70 रुपए की मिलती है, 100 रुपए की, वो नहीं। क्रॉनिकल समसामयिकी 25 या 30 की। अगर आपके आसपास कहीं वो मिल रही है तो ठीक, अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो सुनते जाइए। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो घटना चक्र का द्विमासिक, घटना चक्र का एक मैगजीन 2 महीने की होती है, घटना चक्र की द्विमासिक, जितना पीछे से बाजार से मिल जाए। सवाल है कि समसामयिकी पूछी कहां से जाएगी। समसामयिकी आपकी 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल तक की पूछी जाएगी। और एक बात और सत्य है कि उसमें ज्यादातर घटनाएं अगस्त के बाद की रहेंगी। सबसे ज्यादा समसामयिकी पूछी जाएगी आपकी उन महीनों की मैं बात कर दूं, सबसे ज्यादा समसामयिकी आपकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 6 महीनों की रहेगी। सबसे ज्यादा जो समसामयिकी पूछी जाएगी वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक की रहेगी। मार्च मतलब 20 मार्च। अच्छा, अक्टूबर से लेकर 20 मार्च तक की समसामयिकी खत्म करनी है तो क्या आपने पहले भी कुछ वार्षिकी खरीदे हैं? अगर आपके पास पहले से कोई वार्षिकी है, वार्षिकी, उसमें आप अक्टूबर से लेकर 20 मार्च तक की घटनाएं पहले तैयार करिए। बल इसी पर लीजिए, मेन अक्टूबर से लेकर 20 मार्च। इस हिस्से को जो ढंग से कंप्लीट कर दिया तो 30 में से 23 से 24 को कम ही हल करेगा। कैसे, अभी बता रहा हूं। तो आप या तो क्रॉनिकल समसामयिकी खरीदिए या फिर मंथली जो 2 महीने का आता है घटना चक्र का मैगजीन। घटना चक्र 2 महीने का आता है। अगर पिछले 2 महीने का अगर आप कहीं से पा गए, जो अक्टूबर से हो, पिछले 2 महीने की अगर आप कहीं से पा गए, अगर खरीद के रखे हैं तो ठीक है। नहीं तो मार्केट में जाके पता करिए। क्या अक्टूबर वाली नहीं मानेंगे, क्योंकि मैगजीन्स पे जो नाम लिखा रहता है वो अगले महीने का लिखा रहता है। जैसे कि अगर हम अक्टूबर वाली घटनाएं चाहते हैं तो उस पर नाम क्या लिखा रहेगा, नवंबर का नाम लिखा रहेगा। इसी तरह जनवरी का जो मैगजीन होता है, जनवरी के मैगजीन में ऊपर तो लिखा रहेगा जनवरी 2018, लेकिन उसमें घटनाएं कब की होंगी, नवंबर और दिसंबर की होती हैं। तो आप अंदर झांक लीजिएगा कि अगर घटना चक्र की वो दोनों मैगजीनें मिल गई पिछले महीनों की, जिनमें अक्टूबर से लेकर घटना हो 20 मार्च तक की, इसे ढंग से तो आपके सामने विकल्प है क्रॉनिकल समसामयिकी, घटना चक्र जो द्विमासिक मिलता है, इन दोनों में से कोई एक, या एक विकल्प और ले लीजिए। एक आती है त्रैमासिक, वो परीक्षा मंथन की त्रैमासिक। परीक्षा मंथन की 3 तरह की मैगजीन बाजार में आती हैं, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिकी, अर्धवार्षिक और वार्षिकी। परीक्षा मंथन का जो लक्ष्य आता है वो 3 तरह का आता है, एक त्रैमासिक, दूसरा अर्धवार्षिक और तीसरा वार्षिक। परीक्षा मंथन का भी जो भी आपको मिल सके मार्केट में कल ही निकल जाइए, लेट मत करिएगा, क्योंकि करंट की बात है। हो सकता है आपके 2 दिन लेट करने से अक्टूबर वाली जो मैगजीन हो ना मिले, इसलिए कल ही निकल जाइए। आपके सामने 3 विकल्प मैं दे रहा हूं, क्रॉनिकल समसामयिकी, घटना चक्र का द्विमासिक, या फिर इन तीनों में से कोई भी एक ले लीजिए, या फिर परीक्षा मंथन का लक्ष्य। अब सवाल है कि अगर इन तीनों में से अलग अलग कवर तो हो रहा है, लेकिन अलग अलग कवर हो रहा है, जैसे कुछ महीने कवर हो जा रहे हैं लक्ष्य से, कुछ घटना चक्र से, और अक्टूबर वाली घटना केवल क्रॉनिकल समसामयिकी की मिल पा रही, घटना चक्र की नहीं मिल पा रही। इस तरह से जैसे भी करके अक्टूबर से लेकर अभी चल रहा है आपका 9 जनवरी, यानी आपके पास मैगजीन होगी जनवरी वाली मार्केट में आ गई है। तो जो जनवरी वाली मैगजीन है उसमें वो आप दोनों खरीद लीजिए। जनवरी वाली जो मैगजीन मार्केट में आई होगी उसे आप खरीद लीजिए, कल या परसों जाकर जरूर से उसे खरीद लीजिए। उसमें आपको घटना चक्र खरीद लीजिए जरूर। घटना चक्र में 2 महीने का होगा, नवंबर दिसंबर, हो सकता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भी खबर मिल जाए। घटना चक्र जरूर ले लीजिए। इसी तरह से सितंबर अक्टूबर का जो भी मिल सके इन तीनों में से, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि समसामयिकी को गंभीरता से लीजिए। एक बात और,
अभी से पढ़ने के लिए इसलिए कर रहा हूं कि कुछ न कुछ पढ़ते रहेंगे समसामयिकी में, तो एक वार्षिकी आपके सामने आएगी। अप्रैल को एग्जाम है, 8 अप्रैल को, तो आपके सामने 25 मार्च के आसपास एक वार्षिकी आ जाएगी। कब? 20 से 25 मार्च के आसपास किसी भी प्रकाशन की, जो 2-3 प्रकाशन का नाम लिया उनकी वार्षिकी आ जाएगी, खासकर या तो घटना चक्र का या फिर परीक्षा मंथन का। इन दोनों में से जो भी वार्षिकी या अर्धवार्षिकी आएगी, कब? 20 या 25 मार्च के लगभग आएगी। आप उसे खरीद कर रिवाइज कर लीजिएगा। अभी तो जिस भी मंथ की मिल रही है, अक्टूबर से लेकर 20 मार्च तक, जिस भी महीने की मिल रही है, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। 1 अप्रैल तक पढ़ते रहिए, ठीक है। लेकिन जब आपके सामने वार्षिकी आ जाएगी, कब आएगी? 20 से 25 मार्च की लमसम आएगी, उसे खरीद कर दोहरा दीजिएगा। एक बात और, करंट को मैं गंभीरता से लेता हूं। मैंने 2 तरह के प्रयासों की बात की। एक, मासिक मैगजीन्स पढ़िए। दूसरा, 20-25 मार्च के आसपास जो वार्षिकी आएगी उसे पढ़ लेना है। और तीसरा, मैं आपको लगभग 400 से 500 करंट के फैक्ट्स अवेलेबल कराऊंगा, जिन्हें मैं सुपर इंपॉर्टेंट मानूंगा। वो कब अवेलेबल कराऊंगा? वो तब अवेलेबल मैं कराना चाहूंगा जब 20 मार्च तक की घटनाएं मेरे सामने आ जाएं। क्योंकि 20 मार्च तक का पूछेगा, तो 20 मार्च तक की घटनाएं मार्केट में अवेलेबल हो हर जगह, यानी घटित हो चुकी हैं। उसके बाद में 20 मार्च के आसपास ही आपको लगभग 500 समसामयिकी के तथ्य प्रस्तुत करूंगा। उन्हें भी एक बार देख लीजिएगा। उन 500 तथ्यों को देखने के बाद, मासिक मैगजीन जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद, और 20-25 मार्च को जो समसामयिकी आएगी वार्षिकी, उसको दोहरा लेने के बाद आपके 30 में से कम 25 सही करके आएंगे। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये 103 प्रश्न अगले 1.5 महीने में तैयार करने हैं। तो अगर 103 में हमें अच्छा परफॉर्म करना है तो एक एक बिंदुओं की स्ट्रेटजी बनाकर ध्यान देना है। समसामयिकी की स्ट्रेटजी बन गई। अब भारत और विश्व का भूगोल देखते हैं। इस पर चर्चा करना ही बेकार है, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का भूगोल मैंने पूरा कंप्लीट किया है। 78 या 76, 78 जो भी वीडियोस हैं, उन्हें देखकर आप नोट्स बना ही लिए हैं। नहीं बना पाए हैं, कोई बात नहीं, आपके सामने अभी 1.5 महीना है, 25 फरवरी तक का। आप डेली 5 वीडियो भी, अरे कितने मिनट के हैं ही, बना लिए तब तो मुबारक हो, बधाई हो। बना लिए तो पढ़ भी लिए होंगे। लेकिन जो लोग नहीं बना पाए हैं, रोज 5 वीडियो का नोट्स देख के बनाए। एक वीडियो 20 मिनट का है या 15 मिनट का है, 15 मिनट 20 मिनट, 15 मिनट 20 मिनट, 15 से 20 मिनट के जो वीडियोस हैं, आप अगर 20 मिनट औसत हम मान लें, प्रत्येक वीडियोस को 20 मिनट औसत माने, डेली कितने वीडियो देख के नोट्स बना सकते हैं? 5 तो बड़े आराम से बना सकते हैं। ठीक है, लिखने में थोड़ा स्लो हो जाएंगे, लेकिन 2-2.5 घंटा तो आप कर ही सकते हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा कि अगर नहीं किए 25 फरवरी तक ये काम अगर कर डालेंगे तो भूगोल, भारत के भूगोल में 78 वीडियो, विश्व का भूगोल का मैंने लगभग 17-18 वीडियो या 19 वीडियो दिया है। विश्व के भूगोल के भी मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से कवर होते हैं। तो इन 30 प्रश्नों में से आपके आराम से 22-23 सही हो जाएंगे। और आपकी किस्मत अगर अच्छी रही, ये बात आपसे कह रहा हूं, सबको नहीं कह रहा हूं, आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है 2013 वाले वर्ष की तरह, जैसे 2013 में 55 प्रश्न उठा दिए गए थे भूगोल से, हो सकता है इस बार 45 से 50 अगर उठा दिए जाएं, तब तो आपकी बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि आपका भूगोल मेरे साथ तैयार है, और जिसका भूगोल मेरे साथ तैयार है, अगर 50 प्रश्न आते हैं तो 42-43 से हल करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए मेरे नोट्स जो आप बना चुके हैं, एक बार रिपीट कर लीजिएगा 25 फरवरी तक, ज्यादा नहीं, एक बार रिपीट कर लीजिएगा उसे। और रिपीट करने का अर्थ क्या होता है? महत्वपूर्ण चीज, चाहे हिंदी हो चाहे जीएस, बता दो, कोई चीज मैंने आज पढ़ा, चाहे विलोम पढ़ा या फिर मैंने कोई करंट पढ़ा, आज जो भी आज पढ़ा, अगर कल हम उसे दोहराते नहीं हैं, ठीक 24 घंटे के अंदर, ये वैज्ञानिक सत्य की बात कर रहा हूं, आज आपने विलोम के मान लेते हैं 200 शब्द पढ़ लिए, मैंने भेजे थे, आपने पढ़ लिए, अंडरलाइन भी किया, आपने पहले लिखा, लिख कर अंडरलाइन करके पढ़ लिया। कल अगर उसे आपने उठ के दोहराया नहीं तो पढ़ना फिर निरर्थक हो जाता है। ये काम मत करिएगा। आज जो भी पढ़ा उसे कल दोहरा के ही आगे बढ़िएगा। मतलब विलोम के 200 शब्द जो आज आपने पढ़े,
कल उसे दोहरा कर ही आगे के 200 शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, अपने आप से ऐसा वादा कर लीजिए। अगर इस पर आप अमल नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आज पढ़ के 10 दिन बाद उसको दोहराएंगे तो वो साथ नहीं देगा, फिर नहीं देगा। आपको आज पढ़ के कल ही दोहराना होगा। एक बात और, जब आपको लगे कि ये काम आपने 4-5 दिन कर लिया है, आज पढ़ के कल दोहराने वाला काम, तो हाथ रख दीजिए किस पे, विलोम शब्दों पे हाथ रख के खुद से याद करने का प्रयास कीजिए। जैसे होता है ना, एक तरफ शब्द दूसरी तरफ विलोम, हम दूसरे वाले शब्दों पे हाथ रख देते हैं और देखते हैं कि हमें कितना याद है। और उस दौरान लगे कि 2 बार दोहराने के बाद भी हम इसका उत्तर नहीं पता कर पाए, भूल गया, तो देख लीजिए, देख के याद करके ऐसे शब्दों को अंडरलाइन कर दीजिए। यानी जो शब्द आज पढ़ना है कल दोहराना है, आज पढ़ना है कल दोहराना है, ये काम 4-5 दिन कर लीजिए, फिर हाथ रख के याद करने का प्रयास कीजिए। जो भूल जाए उससे ही अंडरलाइन करिएगा, जो ना भूले उसे अंडरलाइन मत करिएगा। डोंट वरी, याद रहेगा, विश्वास रखिए। जो भूल जाए अंडरलाइन करिए। इस तरह से करते करते जब 15-20 दिन बीत जाए तो 15-20 दिन बाद पूरा का पूरा विलोम ट्राई मारिए, हाथ रखिए एक तरफ, याद करने का प्रयास कीजिए। मैं आगे भी इन सब चीज़ों पे बात करूंगा, डोंट वरी। अगर फिर भी अंडरलाइन किया हुआ फिर भूल गया तो उसे अगली बार गोल कर दीजिए। यानी गोल निशानी क्या दिखाएगी कि एक बार भूलने के बाद दोबारा रटे और फिर भूल गए, तो एग्जाम के पहले ऐसे प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा। जो गोल पहले अंडरलाइन किया फिर गोल किया, उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, ये होता है याद करने का, शुद्ध रूप से याद करने का तरीका। इसमें समझ, हिंदी में विलोम में समझने जैसा कुछ है ही नहीं, रटना ही है बस। तो रटने के भी अपने वैज्ञानिक तरीके हैं। वही बात समसामयिकी में भी करना है, भूगोल में भी। आज जो चैप्टर हमने पढ़ा, कल अगर उसे दोहराए बिना ही हम अगला चैप्टर पढ़ने लगे तो समझिए मुश्किल है। उदाहरण के लिए आज आपने भारत की नदियां पढ़ी है ना, सवेरे सवेरे उठा, चाय पिया, ब्रश किया, भारत की नदियां तेजी से खत्म किया। पहले सिंधु और गंगा नदी तंत्र आज पढ़ लिया, सारा एक साथ तो हो नहीं सकता। सिंधु और गंगा नदी तंत्र आज पढ़ लिया, अभी तरीके बता रहा हूँ। अब कल जब हम सो के उठते हैं या जब भी आपके पास टाइम मिलता है तो पहले सिंधु और गंगा नदी तंत्र ही पढ़िए, उसको दोहरा के तब आप क्या पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इस तरीके से आगे बढ़िए, बिना दोहराए आगे नहीं बढ़ना है। मैं जो बात कह रहा हूँ डायरेक्ट लिखते जाइए, बड़े ही काम किए, उस पर अमल करके देखिए। 3 महीना आपको सिर्फ मेरा अमल करना है, नहीं करेंगे तो भारत का भूगोल के नोट्स है आपके पास, मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आप मुझसे बहुत दिनों से जुड़े हैं, इसलिए बना लिए होंगे। विश्व के भूगोल में 19 जो वीडियोज हैं वो इनफ तो नहीं है, लेकिन इनफ से कम भी नहीं है, बहुत सारी जानकारियां उसमें। बात करते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में हड़प्पा और वैदिक काल और वैदिक काल तो पूरा पढ़ा चुका हूँ, छोड़िए उसे। लगभग 25 सवाल जो भारतीय इतिहास से पूछे जाएंगे, उन 25 में से 18 सवाल, लगभग 17 से 18 सवाल आपके होंगे आधुनिक भारत से। आमतौर पर परंपरा यही रही है, 25 में से 17-18 प्रश्न रहेंगे आधुनिक भारत से। और आधुनिक भारत में आपको क्या करना है, आधुनिक भारत में जितना वीडियो बना चुका हूँ, 25-26 बना चुका हूँ, 24-25 आधुनिक भारत सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में पढ़े तो ठीक, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ लीजिए। आधुनिक भारत के जो 24-25 वीडियो या लेक्चर तैयार हैं उनको देख के नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ वो पूरी तरह से संपूर्ण होता है, उसमें फैक्ट छूटने की गुंजाइश नहीं होती सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में। अगर सामान्य अध्ययन के स्तर की पढ़ाई करनी है तो पर्याप्त है। और आने वाले 25 फरवरी तक मैं वादा करता हूं कि भारतीय इतिहास को मैं खत्म करूंगा। आने वाले 25 फरवरी तक भारतीय इतिहास में खत्म कर दूंगा, क्योंकि आपको मेरे साथ ही खत्म करना है, इसको 25 फरवरी तक ही खत्म करना है, इसलिए 25 फरवरी तक आधुनिक भारत में खत्म करूंगा। इसलिए 25 में से जो 18 प्रश्न, 17-18 प्रश्न लगभग आधुनिक भारत से आएंगे, वो आपके लगभग कवर रहेंगे। ठीक है, भारतीय इतिहास में बस भारतीय इतिहास में मेरा अनुसरण 25 फरवरी तक करिए। आधुनिक भारत में 25 फरवरी तक एक और लक्ष्य है, सामान्य विज्ञान। बहुत ही आसान तरीका इसका बता रहा हूं, सामान्य विज्ञान के लिए। इसको अगर आप विश्वास कर लिए, समझ गए तो ठीक, वरना मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहिए। और विज्ञान बहुत सरल भी है, लेकिन तरीके गलत है तो कठिन भी हो जाएगा। सबसे सरल तरीका बता दूं, बशर्ते आपको विश्वास हो जाए, हो सकता है आपको अनुभव भी हो। सामान्य विज्ञान का सबसे सरलतम तरीका है घटना चक्र, पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र। क्योंकि विज्ञान बहुत लिमिटेड है,
अगर बीमारियों से सवाल पूछे जा रहे हैं, बीमारियां भी दो तरह की, एक संक्रामक और दूसरा खनिज और पोषक तत्वों की कमी से होने वाली। कुछ बीमारियां विटामिन की कमी से हो जाती हैं, जैसे कुछ बीमारियां प्रोटीन की कमी से हो जाती हैं, है ना। कुछ प्रोटीन की कमी से, विटामिन की कमी से, जैसे विटामिन डी से रिकेट्स। इसी तरह से कुछ संक्रामक होती हैं, जैसे टीबी, है ना, हैजा, टाइफाइड। तो संक्रामक बीमारियां और पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां। अब हम बीमारियों की बात करते हैं। बीमारियों में कहां से पूछेगा? अब पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र उठाइए, रोग, मानव रोग, उसमें उठाइए, कहां से पूछेगा, और किताब से तुलना कर लीजिए उसकी। किताबों में कोई बीमारी अलग से नहीं मिलेगी जो ना पूछी गई हो। यानी विज्ञान में जितना पूछा जा चुका है वो संपूर्ण है, वही बार बार पूछता है। आपको लगता है ऐसा कि नया प्रश्न पूछा गया है, लेकिन नया नहीं होता है। विज्ञान में सीमित संभावना है प्रश्न उठाने की, बहुत ज्यादा एरिया उसका वाइड नहीं है। जैसे मानव को होने वाले रोग, संक्रामक रोग, है ना, या फिर कमी से होने वाले रोग, या फिर मानव का जो कंकाल ढांचा है, कंकाल ढांचे में क्या सवाल अलग से पूछा जाएगा भाई? सब तो पूछा ही जा चुका है। चाहे मानव की सबसे छोटी हड्डी, चाहे जो कलाई वाली हड्डी को क्या कहते हैं, चाहे शोल्डर वाली हड्डी को क्या कहते हैं, चाहे ये जो क्या बोलते हैं इसको, फेफड़े वाली हड्डी को क्या कहते हैं, क्या टिबिया, पटेला, स्केपुला, तमाम तरह के नाम होते हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान वाली, उसका नाम पता है आपको? कान वाली सबसे छोटी। तो आप देखेंगे कि मैंने नोटिस किया है हर बार इसको, कि जो सवाल पूछे जा चुके हैं विज्ञान में उससे बाहर नहीं पूछा जा सकता, लेकिन पूछने का ढंग चेंज कर देता है। जरूरी नहीं कि 4 शब्द जो सुमेलित करने को तो वही हूबहू पिछले वर्षों में सुमेलित करने को दिया हो सकता है 4 रोग। अब कुछ रोग सांस लेने से हो जाते हैं। सांस में हम पहले पेट्रोल में शीशा मिला जाता था, शीशा हमारे नाक के माध्यम से फेफड़े में जाता था, कैंसर कारित करता था, कैंसर का कारण बन जाता था शीशा। अब अगर मस्तिष्क रोग या गुर्दे का रोग, मस्तिष्क पागलपन या फिर गुर्दे का रोग अगर शीशे से सुमेलित हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि हर बार पागलपन का कारण शीशा ही हो या मस्तिष्क रोग का कारण हर बार शीशा ही हो। क्या करता है कि शब्द बदल देता है, लेकिन पूछा जाएगा वही जो पिछले वर्षों में 90% प्रश्न विज्ञान के पिछले वर्षों के होते हैं। इस बात में विश्वास करिए और जो मैं कह रहा हूं उस पर चल पड़िए। घटना चक्र, सामान्य विज्ञान के लिए घटना चक्र। घटना चक्र में सबसे पहले क्या? जीव विज्ञान, बायोलॉजी, वर्गीकरण से शुरू करिए। पहला चैप्टर है वर्गीकरण। वर्गीकरण से शुरू करिए और रोगों तक उसे ले जाइए। बहुत मजा आता है। सवेरे सवेरे उठिए या फिर शाम के टाइम जब आप फ्रेश महसूस करते हो, जब कोई दबाव ना हो, क्योंकि पढ़ते पढ़ते या काम करते करते दिन में एक समय ऐसा आता है कि हम बहुत तनाव या दबाव में आ जाते हैं। उस तनाव या दबाव के टाइम में मत पढ़िएगा, कोई मतलब नहीं निकलता। पढ़िएगा तभी जब हम अंदर से खुश महसूस करें, प्रसन्नचित हों, और जब आपको लगे कि मैं पढ़ने के लिए हमारे अंदर भरपूर एनर्जी है, तो वो समय जाया मत करिएगा अगले 3 महीने। हम सुबह ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, क्यों? रात भर सोए रहते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा का भंडार रहता है, मन करता है 6 बजे बैठे हैं तो खींच दें इसी 10 बजे तक, कितना खींच दें, है ना। इसलिए सुबह पढ़ने का मन करता है। इसीलिए मेरी सलाह मानिए, जो लोग बिल्कुल खाली हैं, जॉब में नहीं हैं, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। सुबह जब आप पढ़ना शुरू, देखिए सबका अपना टेबल होता है पढ़ने का। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ सुबह 5 ही बजे उठ के पढ़िए। मैं खुद ही आज तक कभी 5 बजे उठ के नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि मुझे सुबह 8 बजे तक सोना पसंद है, बात खत्म। क्योंकि मैं लेट नहीं सोता हूँ। अब लेट नाइट सोता हूँ तो सुबह 8, 9, 10 भी मुझे बच जाते हैं उठने में। सिंपल सी बात है। जब भी हम उठ के पढ़ें, उससे मतलब नहीं होता है। जब भी उठकर पढ़ें, जब उठो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा, इसे सच मानिएगा। जब उठिएगा उसके बाद से 4 घंटे कोई दूसरा काम मत करिएगा। चाय वाय पी के फ्रेश होके पढ़ने बैठ जाइएगा और 3-4 घंटे पढ़ते रहिएगा। अब ये मतलब नहीं कि 4 घंटे लगातार पढ़िए। अरे बीच में टहल लीजिए, बीच में अंडा ब्रेड कर लिया, चाय बना के पी लिया, लेकिन दिमाग इस दौरान पढ़ाई पर है। अगर सवेरे उठ के आप घटना चक्र विज्ञान का हल कर रहे हैं तो वही शेड्यूल होना चाहिए घटना चक्र हल करने का, वही सुबह वाला। अगर आपको सुबह उठ के भारत का भूगोल और विश्व भूगोल पढ़ना पसंद है, सुबह उठ के आप निर्धारित करिए। मैंने निर्धारित कर दिया कि 25 फरवरी तक ही खत्म रहना चाहिए। अगर सुबह उठ के आपको भारत का या विश्व का भूगोल पढ़ना पसंद है तो उस सुबह के टाइम आप 25 फरवरी तक, ये नहीं कि आज सुबह पढ़ाइए अगले दिन सुबह पढ़ने लगे भारतीय इतिहास, फिर तो टेंशन क्रिएट हो जाएगी। फिर आपके अंदर से आपकी अंतरात्मा की पुकार आएगी, बेटा हमसे न हो पाएगा।
बदल बदल के पढ़ने से होता है। टाइम टेबल के पक्के बनिए। सुबह अगर भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं तो वही पढ़िए, सुबह अगर भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो वही पढ़िए, सुबह अगर घटना चक्र से विज्ञान हल कर रहे हैं तो हर सुबह विज्ञान ही हल करिए। अगर सुबह घटना चक्र से विज्ञान हल करने मजा आ रहा है तो शाम को आप भारत का भूगोल पढ़ लीजिए। हाँ, जो लोग बिल्कुल खाली जॉब में नहीं जा रहे हैं वो दोपहर में आधे घंटे की झपकी मार लीजिएगा। दोपहर में आधे घंटे की जब आप खाना खा लेते हैं तो खूब खींच के खा लीजिएगा, खुद दबा के इसको कहते हैं। उससे क्या होता है, नींद आती है। आधे घंटे 20 मिनट या 15 मिनट की एक झपकी अगर आ जाएगी ना, जिसको कहते हैं बदहवासापन, जो नहीं कि सोए ही, लेकिन 15 मिनट के लिए हम बदहवासापन में चले जाएं तो वो नींद के ही बराबर होता है। नहीं कि तो झपकी आ गई थी, वही झपकी अगर एक तो दोपहर मिल जाती है तो शाम को पढ़ने में एक झपकी लिया, चाय बना लिया, पी लिया, पढ़ने बैठ गया। सुबह वाले टाइम अगर घटना चक्र पढ़ लिया था, विज्ञान के लिए सिर्फ बता रहा हूँ घटना चक्र, बाकी चीजों के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, विज्ञान के लिए घटना चक्र 18 प्रश्न। तो शाम का टाइम आपको भारत का भूगोल दोहराने में जाना चाहिए, मतलब पढ़ने में, ठीक है। इसी तरह से दिन को ज्यादा नहीं, दिन को आप इसी तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, 3-3 घंटे करके या 2-2 घंटे। कुछ हिस्सों पे 2 घंटे, कुछ हिस्सों पे 1 घंटे। जैसे हिंदी के लिए 2 घंटे बहुत है, हिंदी के लिए 2 घंटे बहुत है। अभी तो 1 घंटे भी हिंदी बहुत है, क्योंकि आपको बहुत ही स्लो दर से अभी भेजे जाएंगे मटेरियल। तो हिंदी पे तो आप 1 घंटा भी डेली दे देंगे ना, क्योंकि आज 1 घंटा देंगे तो कल दोहराएंगे भी तो, इस बात को याद रखिए। आज अगर 1 घंटा विलोम पे देंगे तो कल दोहराना भी तो है उसे। तो हिंदी पे तो 1 ही घंटे बहुत है। सुबह का टाइम जिसपे भी दीजिएगा 3 से 4 घंटे दे दीजिएगा। आपको लगे कि 3 से 4 घंटे पढ़ पढ़ के भारत का भूगोल काफी कवर हो गया है, तो अब भारत का भूगोल हम शाम को कर देते हैं। आप सुबह का वो 3-4 घंटा सामान्य विज्ञान पढ़ देते हैं, क्योंकि 20-25 दिन मैंने भारत का भूगोल सुबह उठ के पढ़ा है, तो भारत का भूगोल खूब कवर हो गया। तो अब जो सुबह का मुख्य टाइम है वो सामान्य विज्ञान को अब देते हैं। इस तरह से करके फिर भारतीय इतिहास का, आधुनिक भारत का इतिहास मेरे साथ कवर करना है। आधुनिक भारत का इतिहास मेरे साथ साथ कवर करना है, वो 25 फरवरी तक कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी, छोड़ दीजिए उसको। फिलहाल भारत का भूगोल, सामान्य विज्ञान, भारत और विश्व का भूगोल और सामान्य विज्ञान। दिन में 2 बड़े हिस्सों को, दिन में समय की जो अवधि है आपके पास, उनमें 2 बड़े हिस्से भारत विश्व का भूगोल और सामान्य विज्ञान के लिए तय करिए 25 फरवरी तक। बोलिए क्या गलत कहा मैंने, हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा तो जाएंगे कहाँ, करना ही है। 25 फरवरी तक भारत और विश्व का भूगोल और सामान्य विज्ञान खत्म करके दिखाना है। इस दौरान मेरे जो प्रश्न पत्र होंगे वो इस तरह से होंगे कि शुरुआती अध्यायों के प्रश्न ज्यादा समावेश किए जाएंगे। शुरुआती जो अध्याय होते हैं, चाहे भारत का भूगोल, चाहे विज्ञान, चाहे भारतीय इतिहास, शुरुआती चैप्टर्स धीरे धीरे अगले प्रश्न पत्रों में बाद के चैप्टर्स को इंक्लूड कर दूंगा मैं। मेरे भरोसा रखिए, मैं सब पूछते हुए समझते हुए धीरे धीरे सब कुछ करूंगा। तो प्रश्न पत्र में प्रश्न वही होंगे लमसम जो आप समय की अवधि के हिसाब से पढ़ रहे होंगे। अब होता है समसामयिकी। समसामयिकी के लिए रोज 1.5 से 2 घंटा रख दीजिए। 2 घंटा मेरे ख्याल से बहुत है समसामयिकी। 2 घंटा डेली समसामयिकी पढ़िए। 2 घंटा समसामयिकी, 3 घंटा भारत का भूगोल, 3 घंटा विज्ञान, 3 3 6 2 8। और इसको मैं रोज पढ़ाऊंगा तो आधा घंटा निकाल के पढ़ ही लेना है भारतीय इतिहास। वो तो मैं डेली 20-25 मिनट के मेरे वीडियोस होते हैं, बहुत लगेगा आपके आधे घंटे लगेंगे, ठीक है। इस तरह से करके 25 फरवरी तक ये डेट है, समय सीमा, क्योंकि 25 फरवरी के बाद में इसकी बात करना बंद कर दूंगा। हाँ, पेपर प्रश्न पत्र जो आपको हर सप्ताह जीएस के 1 प्रश्न पत्र मिलेंगे, इसके प्रश्न लास्ट तक चलेंगे, 7 अप्रैल तक चलेंगे। 7 अप्रैल नहीं, आपको 5 अप्रैल तक दिए जाएंगे। 7 अप्रैल को कौन पढ़ता है? 5 अप्रैल तक आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो सारे मिलेंगे, लेकिन इस पर बात करना मैं 25 फरवरी के बाद खत्म कर दूंगा। 25 फरवरी के बाद मैं इस पर बात करूंगा। इस पर क्या, पर्यावरण और जनसंख्या जो नोट्स दूंगा वो भी खत्म कर लेना है इसको। पर्यावरण जनसंख्या ज्यादा नहीं, घबराइए मत, मुश्किल से 10-12 पेज या 10-12 पन्ने हैं, खत्म हो जाएगा वो तो इसी में इंक्लूड कर देंगे। अरे दिन में कोई भी 2 टाइम निश्चित कर लीजिए, कभी सुबह पढ़ लिया, जैसे एक होता है ना, एक होता है लाइट मूड वाला कि हम खाना खा लिए हैं, चलो खाना खा के अभी सोने में थोड़ा टाइम है तो थोड़ा सा हम पर्यावरण देख लेते हैं, जनसंख्या देख लेते हैं। इसी तरह रात में हम सोने जाते हैं तो रात में आधा घंटा चलो पर्यावरण और जनसंख्या देख लिया, इस तरह से करके, है ना। मुख्य टाइम मत दीजिएगा पर्यावरण जनसंख्या को, मुख्य टाइम भारत का भूगोल और सामान्य विज्ञान 25 फरवरी तक। भूगोल और सामान्य विज्ञान 25 फरवरी तक, इस पर अमल करिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है।
ठीक है। इसी तरह हर 1-2 दिन पर मैं कुछ न कुछ इसी तरह बोलता रहूँगा, आपको चेक करता रहूँगा। प्रश्न पत्र आपको हर हफ्ते में एक बार मिलते रहेंगे। हिंदी के नोट्स आपको कल से मिलने स्टार्ट हो रहे हैं। कल से आपको हिंदी के नोट्स और परसों से पर्यावरण जनसंख्या के नोट्स। इसी तरह मैंने कुछ और भी नोट्स बनाए हैं जो मेरे द्वारा तैयार हैं। वो नोट्स हर 1 या 2 दिन पे आपको कुछ नोट्स मेरी तरफ से मिलता रहेगा। बाकी बातें अगले वीडियो में। फिलहाल जो आज कहा उस पर अमल करना स्टार्ट करते हैं। नमस्कार।